तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th की हिंदी की जो दो बुक है आपकी। ठीक है, उन दो बुक्स में से जो आपकी दूसरी वाली बुक है अंतराल वाली। जी हाँ बच्चों, ये जो अंतराल वाली ये जो बुक है आपकी क्लास 12th की हिंदी की, तो इसके जो भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, जी हाँ बच्चों, बेसिकली आपके दो चैप्टर आ रहे हैं। आपको पता होगा विस्कोहर की माटी जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, और जो है सो कि फोर्थ चैप्टर आ रहा है, ये थर्ड चैप्टर है आपका। और एक फोर्थ चैप्टर आ रहा है आपका जिसका नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, ये प्रभास जोशी जी का है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 जो आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके अंदर। तो इसीलिए हम इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। और पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी अंतरा वाली बुक है, जी हाँ बच्चों, जो आपकी अंतरा वाली बुक है इसके भी जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सो कि आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है बच्चों, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये इस बुक से तो करवा ही रहा हूँ, उस बुक से भी आपको जरूर करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो दो ही चैप्टर आ रहे हैं बेसिकली, इनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहले देखेंगे हम लोग विस्कोहर की माटी वाला जो चैप्टर है वो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है हमारा विस्कोहर की माटी। ठीक है, और यहाँ पर जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एज इट इज मैंने आपके सपोर्ट मटेरियल से लिया है कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। ठीक है, जो लेखक है, राइटर है, उसने किस बेसिस पे अपनी जो माँ है, उनकी मदर है, उसकी तुलना, कंपैरिजन जो है वो बत्तख से की है। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिए बच्चों। लेखक ने बत्तख जो है माँ और मानव शिशु माँ की तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे हैं। ठीक है, लेखक को दोनों में कई समानताएं दिखाई देती हैं या दिखती हैं कह लीजिए। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, या तो वो पेपर में आपका जो सैंपल पेपर वगैरह है दिया हुआ है उसमें आए हुए हैं या आने वाले हैं। मुझे मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये लिख के ले लीजिए, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो छप जाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन वही था कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बत्तख जो होता है और माँ शिशु वगैरह जो होता है, ठीक है, चाहे बत्तख एक माँ का रूप लेकर के आप देख सकते हैं अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करती है, और एक मानव यानी कि जैसे जो ह्यूमंस होते हैं हमारे बीच में, हमारी जो माँ होती हैं वो किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो दोनों के बीच में लेखक को कई सारी समानताएं दिखती हैं। ठीक है, तो उन्हीं आधारों पर लेखक ने जो बत्तख की तुलना है वो माँ से की है। ठीक है, या माँ की तुलना बत्तख से की है, बातें की है। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट में क्या बता रखा है कि खतरों से बचाओ। अब ये क्या है, जिस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों की जो है सो कि दुनिया अंडे जो होते हैं उसको दुनिया की नजर से बचा कर रखती है, उसी प्रकार मानव में माँ भी अपने बच्चों की जो ढाल बनकर रहती है और उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती रहती है। आप देखेंगे कि कोई एक मदर है, उसका कोई बेटा है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। जो माँ होती है, आप अपनी मम्मी को देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी मम्मी चाहे मेरी माँ हो, किसी की माँ होती है, तो वो अपने बच्चे को लेकर के ना काफी सेंसिटिव रहती है। वो अपने बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती है, और वो बाहर से आप चाहे अपनी माँ को किस तरह से भी समझते हो या दिखती हो आपकी माँ, लेकिन अंदर से जो माँ का दिल होता है ना वो बहुत ही कोमल होता है अपने बच्चों के प्रति। तो उसी प्रकार से वो जो माएँ होती हैं वो बच्चों को हर प्रकार से खतरे से बचाती है। यहाँ पर बत्तख की भी बात बता रखा है कि कैसे वो पंखों को फैला करके अपने बच्चों के अंडे जो होते हैं उनको बचाती है दुनिया से, और यहाँ पर जो मानवों में माँ होती है वो भी अपने बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है। दूसरा देखिए क्या पॉइंट बता रहा है कि सतर्कता और कोमलता से देख-रेख। देखिए, जैसे बत्तख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, वैसे ही क्या होता है, उसी प्रकार से मानव की माँ यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग की जो माएँ होती है वो भी बच्चों को डाँटती है, मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है?
यानी कि सतर्कता से और कोमलता से देख-रेख करती है, हर प्रकार से सोचती है कि हमारा बच्चा किस प्रकार से सेफ रहे, ज़्यादा दिक्कत ना आए। डाँटती भी है माएँ, मारती भी है, लेकिन ध्यान रखती है कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। उसी प्रकार से जो बत्तख होता है, अपने चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमल अंडों में जैसे कि अपने पंखों के अंदर छुपाए रखती है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि आने वाले खतरे को भाँपना। ठीक है, देखिए बत्तख माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है। ठीक है, मानव माँ भी बच्चे पर आने वाले संभावित खतरे को भांप लेती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आने वाला खतरा है ना, उसको पहले से ही जो माँ लोग होते हैं ना, वो लोग भाप जाते हैं। जैसे जो बत्तख जो माँ होती है, वो क्या करती है कि कौवा वगैरह जो होता है ना, वो उनके अंडों पर मतलब खतरा बना रहता है कि उनके अंडे को तोड़ देती है। जो कौवे वगैरह होते हैं ना, बत्तख के अंडे को खाने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का या फिर नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए वो भाग जाती हैं। इसलिए बत्तख जो होती हैं, बत्तख की मतलब बत्तख की माएँ या कह लीजिए बत्तख माँ, वो अपने अंडों को सुरक्षित रखती है। और मानव में भी बोला गया है कि अपने बच्चों के लिए आने वाले खतरे को पहले से ही भाप जाती है, जैसे तबीयत वगैरह खराब होने वाली है, तो मम्मी बचपन से ही पालन-पोषण करती है, तो मम्मी को पता है कि अगर इसको खाँसी वगैरह हो रही है, ये सर्दी हो गया इसको, तो इसको बुखार भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही पालन-पोषण माँ ने ही किया है। ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी जो लेखक है उसकी प्रकृति, नारी, सौंदर्य, इनसे संबंधी मान्यताएं जो है उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयगाही लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय भी था। ठीक है, पर्याय थी। इस तरह से दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है कि लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी। ठीक है, लेखक के बारे में बता रहा है, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई, वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। ठीक है, तो कुछ बातें बता रहे हैं लेखक की दृष्टि में नारी किस तरह से है उसके बारे में। ठीक है, नारी यानी स्त्री। अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है कि प्रकृति और नारी में समानता। प्रकृति है और जो नारी है उसमें क्या समानता है लेखक के अनुसार। तो सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ गई है। ठीक है, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक क्या है, उसको लग रहा था कि जैसे जो प्रकृति है ना, वो नारी का रूप लेकर के एकदम जीवित रूप में, सजीव यानी जीवित रूप में उसके समक्ष यानी कि उसके सामने आ गई है। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि जो है उसमें उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता था। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखे। ठीक है, तो इस तरह से इस तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी चैप्टर से आपका अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है कि विशकोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी और लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का जो है सो कि विवरण देना है। देखिए जब गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी में हम लोग देखते हैं कि गर्म हवाएं, जी हाँ बच्चों, गर्म हवा क्या चलती है, गर्म हवा चलती है। ठीक है, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, मतलब ऐसा देखिए एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे इंसान मतलब एक आदमी है नॉर्मल से, और आप गर्मी में मस्त घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपको गर्म हवा देखने को मिलेगी। इसी गर्म हवा को लू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आपका चेहरा ऐसा हंसता हुआ है ना, अगर आपको लू लग गया ना, तो आपका चेहरा पता है कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एकदम। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि लू बहुत खतरनाक चीज माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी और लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों को बताना है। हम लोग लू से कैसे बच सकते हैं, मैंने बताया ना, गर्मी और लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धोती या कमीज में प्याज की गांठ बांध लेनी चाहिए। इसकी, प्याज की, प्याज अगर आप बांध लेते हैं ना, तो इससे क्या होगा ना कि लू आपको नहीं लगेगा, ऐसा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कच्चे आम को भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पन्ना बनाकर शरबत पीते हैं। ठीक है, तथा तथा इससे कभी-कभी सिर भी धोते हैं। तो देखिए जो आपका कच्चा आम क्या होता है,
कच्चा आम। ठीक है, कच्चा आम को क्या करते हैं, इसका हम लोग एक तरह से शरबत बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, शरबत। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरबत, शरबत। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, किससे बचने के लिए, लू से बचने के लिए। इससे हम लोग दूसरी नंबर बात क्या कर सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं। बाल भी कई लोग धोते हैं लू से बचने के लिए। और हम भी, मतलब मैं भी कई बार जो है सो कि लू से बचने के लिए आम, कच्चा आम जो होता है ना, कच्चा आम, तो इसका शरबत पीना मुझे अच्छा लगता है और इससे ना बहुत फायदा होता है। ये केवल थ्योरिकल बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें तो आप बना के भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न इस चैप्टर का। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विस्कोहर की माटी पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखिए विस्कोहर की माटी पाठ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। यानी गांव के कैसा जीवन होता है अपनी माँ का और गांव का, और भी गांव की जीवन शैली कैसी होती है, लोक कथाएं, इन सब की मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा के केंद्र में विश्वकोहर जो कि लेखक का गांव है ना, उसको एक पात्र यानी कि विश्वनाथ स्वयं, लेखक स्वयं है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसमें ये गांव वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है और विश्वकोहर जो कि लेखक का गांव है और एक पात्र यानी कि एक कैरेक्टर के बारे में जिक्र है। इस विश्वकोहर गांव का भी जिक्र है इसके अंदर, एक पात्र यानी कि एक कैरेक्टर जो कि विश्वनाथ है, जो कि लेखक खुद ही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इस जो आपका पार्ट है इसके अंदर जिक्र है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से, जो कि है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि बच्चे का जो सो कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। कैसे, ये आपको बताना है कि भाई कैसे, कि माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, बच्चे अगर माँ का दूध पीता है तो उससे संबंधों का जीवन चरित्र भी हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही अपने भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है। जाहिर सी बात है, काफी समय तक माँ का दूध ही उसके लिए पूर्ण भोजन का काम करता है। इसी दूध से उसका पोषण होता है और इसी दूध से उसका विकास भी होता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इसी दूध का बच्चे के व्यक्तित्व पर, बच्चे के संस्कारों पर गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और भी चीजें आप लिख सकते हैं जो आपकी एनसीई, यहाँ पर एक मिनट, ये नहीं, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग और भी चीजें आप लिख सकते हैं। मैंने हल्का हल्का हिंट के लिए आपके लिए इतना लिख करके बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन आपका एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर पे आ गए हम लोग। चैप्टर नंबर 4 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, पार्ट 4 जिसको आप कह सकते हैं अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, या खाऊ लिखा है लेकिन ये खाऊ है। ठीक है, खाऊ, इस तरह से खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, प्रभास जोशी जी का। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। 22, 23, 24, 25 कभी भी आप देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलते नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आप 22 में देख रहे हैं, 23 में भी देख सकते हैं, 24 में भी देख सकते हैं, 25 में भी देख सकते हैं। जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब तक आप देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी बदलते नहीं है। हाँ, आपकी एनसीईआरटी बुक ही बदल गई तो बात अलग है। चलिए देखते हैं, इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट निकलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका बताइए। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि वातावरण के गर्म होने का कारण आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योगों, धंधों, कल कारखानों लगा रहे हैं उनमें वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती है। ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है, हम जो उद्योग लगा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे निकल रहा है भाई धुआं।
ठीक है, वो जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं बहुत ही खराब होता है हमारे वातावरण के लिए। और भी अन्य प्रकार के, कई प्रकार के कह सकते हैं, धुएं निकलते हैं, केमिकल गैस निकलता है, ठीक है, जो कि हमारे वातावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। तो ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देश निकालती हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। जैसे हमारी धरती है ना, यहाँ मान लीजिए भारत है, यहाँ अमेरिका है, इधर यूरोप है, ठीक है। तो जैसे धरती का एक ये वायुमंडल है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये अमेरिका, यूरोप ये सब निकाल रहे हैं ना ये सारी गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो भारत पे भी इसका असर देखने को मिलता है, पूरी दुनिया पे इसका असर देखने को मिलता है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये गैसें हैं इनको कम से कम उत्सर्जित करना चाहिए, ठीक है। और जो है सो कि इस हिसाब से वातावरण को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमेरिका और यूरोप जो विकसित हो चुके देश हैं वो भी इन चीजों को नहीं समझते, और ये जो है इनके उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है। अगला है तीसरा कि वातावरण के गर्म होने से हानियां, जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है तो उससे क्या हानि हो रहा है। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप देखते थे तो पहले अगस्त तक गर्मी आ जाती थी, सॉरी सर्दी आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी सितंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर तक चला जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम तक गर्मी आ जाती थी, हालांकि थोड़ा टाइम बाद ही आता था। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मान लीजिए ये वातावरण में क्या हो रहा है, ये सब गैस निकल रही है, तो क्या हो रहा है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण बर्फ जो हमारे ध्रुवों पर जमी हुई है वो पिघलती जा रही है, ठीक है। मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, जब बारिश होनी होती है उस टाइम पे बारिश नहीं होती, और बेमौसम कभी कभी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो दिक्कत ही दिक्कत बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि इसे रोकने के लिए प्रयास क्या कर सकते हैं। इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति को विकास के लिए विकास के साथ लेकर चलना होगा। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिक करण करना चाहिए, या जंगलों को बेवजह काटना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बंजर जमीन है, क्या है, जो बंजर जमीन है आपकी, उस पे हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, फैक्ट्री। इससे क्या होगा कि खेती लायक जमीन भी बची रहेगी और हमारा फैक्ट्री भी लग गया। समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो गैसें हैं वो कम से कम मतलब उत्सर्जित हो वातावरण में, खतरनाक गैसें, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनट, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है। इन नदियों मतलब आज की जो हमारी सभ्यता है, वो जो नदियां हैं, इन नदियों को छोड़िए, आज की सभ्यता जो है वो नदियों को, कोई भी नदी ले लीजिए, उसको गंदे पानी के नाले कैसे बनाती जा रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका तो इजी ही आएगा, आप बना करके इजीली लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते, बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित कर रहे हैं। आज के टाइम पे हम माता वाता कुछ नहीं मानते, गंगा जो नदी है उसको माता नहीं मानते, यमुना नदी को माता नहीं मानते, उसे एक वस्तु के समान माना जा रहा है लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा। तो इसे हम लोग किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं, कई रूपों में। पहला है कि कूड़ा कचरा फेंक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषण को प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से नदी निकल रही है। हम इसमें कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, एक लिमिट मात्रा में कूड़ा कचरा वो अपने साथ ले जाएगी ना। अगर वो कूड़ा कचरा अपने साथ ज्यादा नहीं ले पाएगी तो क्या है, वो इधर उधर जमा हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये नदी प्रदूषण का ही एक कारण बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अगला है कि पूजा सामग्री बहा करके, हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र माना जाता है
और नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां अपवित्र हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू साहित्य मतलब हिंदू धर्म में देखा जाए तो ऐसा होता है सभ्यता के अनुसार कि ज्यादातर जो पूजा सामग्री जैसे फूल ये सब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रदूषण और बढ़ जाता है। पहले के टाइम पे ये सब मतलब ये जो चीज थी वो सही था, क्योंकि पहले के टाइम प्लास्टिक इतना यूज नहीं होता था। पहले के टाइम पे क्या यूज होता था, ज्यादा से ज्यादा हमारा फूल यूज होता था। अगर फूल को आप पानी में डालेंगे ना, तो फूल कोई खराब चीज नहीं है पानी के लिए, इसे मछली खा सकती है, नदी में ज्यादातर जाएगा तो इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। फूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, फूल फल ये सब तो खाद भी बन जाता है। अगर कहीं जाकर के रुक जमा भी हो गया ना नदी के किनारे, तो वहां पर पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से उग जाएंगे, क्योंकि ये सड़ने के बाद खाद बन जाता है। इसे जीव जंतु भी खा सकते हैं नदी के। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, पहले के टाइम पे ये डालते थे जिससे कि नदी प्रदूषित नहीं होता था। आज के टाइम पे हम लोग फूल के मतलब फूल या इन सब के बजाय हम लोग क्या डालते हैं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक डालते हैं। अब प्लास्टिक ऐसी चीज है ना जो हजारों सालों तक, 1000 साल भी उसको जमीन में गाड़ के रख दीजिए ना, तब भी वो नष्ट होता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी नदियों को दूषित करता जा रहा है। अगला आप लिख सकते हैं कि कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ, उद्योगों कारखानों से निकलने वाला सारा रासायनिक पदार्थ जो है नदियों में बहाया जाता है, जिससे कि नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है। ठीक है, तो एक ये भी कारण है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये क्या है कि लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर किस प्रकार जो है सो कि सार्वभौमिक हो गई है। तो देखिए, लेखक की पर्यावरणीय चिंता जो है, जो राइटर है इस चैप्टर का, उसकी जो पर्यावरणीय चिंता है वो मालवा तक सीमित ना होकर के सार्वभौमिक हो गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है। कहने का मतलब ये है, इतने लाइनों का मतलब कि लेखक बोल रहा है कि जो अमेरिका की संस्कृति और सभ्यता को हम लोग अपनाते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी धरती को पूरी तरह से उजाड़ते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों का चित्र यहाँ पर लिया गया है, खींचा गया, पूरा चित्र यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। मालवा कौन है? ठीक है, तो ये लेखक जो है उसने मालवा को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को लिखा है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 जो है, उसका जैसे कि उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, होने से मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक हमने बढ़ा दिया है। सोचिए 3 डिग्री सेल्सियस आपका कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है। आप सोचेंगे 3 डिग्री क्या होता है, यूं ही, लेकिन 3 डिग्री धरती का ओवरऑल बढ़ रहा है ना, तो दिक्कत वाला बात है। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और बहुत दिक्कत समस्याएं हो जाती है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ये चीज है। और यह गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित जैसे कि यूरोप के विकसित देशों से निकलते हैं, तो और भी दिक्कत वाली बात है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं, वो सोचता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलती जा रही है, और मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीनों से अलग कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बना बना करके भी लिख सकते हैं, इसमें तो उतना कोई टफ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं। क्या ऐसा मानना ठीक है? तो ये ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, इसको समझिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, यह महज एक गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? रिनेसा से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य, भोज और मुज आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भांप लिया। इसीलिए उन्होंने वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ियां और कुएं बनवाए। परंतु आज के तथाकथित होशियार इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर दिया और नदी नालों के जल को भी दूषित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले के लोग थे ना, उनको पता है कि क्या होने वाला है, पानी जो है हमारा, जल जो है, उसकी दिक्कत आने वाली है भविष्य में। तो भाई इसको क्या करना है, हम लोगों को सेव करके रखना है। ठीक है, सेव करने के लिए क्या क्या बनाया, तालाब बनाए, बड़े बड़े बावड़ियां बनाई, जैसे अग्रसेन की बावड़ी। ठीक है, कुएं खुदवाए। ठीक है, ये सारी चीज करके रखे। लेकिन आज के इंजीनियर क्या करते हैं, तालाबों को गाद से भर देते हैं। भाई भर दो, वहां पे जमीन उमीन हो जाएगी तो वहां पे एक बिल्डिंग बना लो। ठीक है, नदी को क्या कर रहे हैं, नदी नालों को जैसे कि इसके जल को क्या कर रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, जिससे कि क्या है, भविष्य में हमारा खतरे में है। ठीक है,
तो इसीलिए आज के इंजीनियर जो है कि कह सकते हैं आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि पानी का प्रबंध करने से पहले वे बेहतर जानते हैं, मतलब पहले से वे बेहतर जानते हैं, तो ये चीज पूरी तरह क्या है, गलत है। आज के इंजीनियरों को पानी का प्रबंध करना नहीं आता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस बच्चों यही था, ये आपका जो अंतराल वाली बुक है, ठीक है, अंतराल वाली बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2 चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, लाइक का बटन दबाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को आप लाल कलर का बटन दबा करके इस तरह से, यहाँ पर ये जो लाल कलर है ना, इस तरह से आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबा करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो हमारे चैनल पे मतलब जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको बगल में एक घंटे का आइकन देखने को मिलेगा, इस तरह से इसको दबा देंगे तो इसी तरह का हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। ऑल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का घंटा दिखने लग जाएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे जितने भी नई वीडियोस है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक, जी हाँ बच्चों, आप तक पहुंच जाया करेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।